बता आपको ये दें कि ईरानी सैन्य विमान युद्ध में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में पायलट की मौके पर मौत भी हो गई है। तेहरान में युद्ध के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बता आपको ये भी दें कि एयरफोर्स विमान क्रैश जो हुआ उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। युद्ध परिस्थितियों में तकनीकी खराबी का आशंका जताई गई है। ईरान में सैन्य क्षति से तनाव भी बढ़ गया है। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि ईरानी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके पायलट की मौत हो गई है। ये जानकारी मिली हादसे में और जांच भी शुरू कर दी गई। लेकिन ईरानी सैन्य विमान युद्ध में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान युद्ध के दौरान, वो तकनीकी खराबी इसकी वजह थी क्या, वो तमाम चीज़ें बाद में समझ में आएंगी। लेकिन ये बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पश्चिम एशिया के वैश्विक भू राजनीति को झकझोर कर रख देने वाली घटनाक्रमों के साथ आई है। एक और खाड़ी क्षेत्र में भीषण विस्फोट और ड्रोन हमलों की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच तनाव ने समूचे विश्व को, पूरी दुनिया को पुनः एक अनिश्चितता के युग में धकेल सा दिया है। सूत्रों के अनुसार कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के निकट उसके पास एक आत्मघाती ड्रोन टकराया और ड्रोन के टकराने के बाद में भीषण विस्फोट और विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होने के बाद में अफरा तफरी और भय का वातावरण। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु और दर्जनों की घायल होने की सूचना भी मिली। कई की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही। इस प्रकार की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान संघर्ष अब केवल सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका प्रभाव सामान्य नागरिक जीवन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संरचनाओं तक फैलता जा रहा है। इस घटना के बाद ईरान की ओर से कड़े बयान भी सामने आए, जिसमें कुवैत और बहरीन को चेतावनी भरे स्वर में संबोधित किया गया है। आरोपों के अनुसार यदि इन देशों की भूमि उपयोग किसी भी प्रकार की अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए पाई गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस चेतावनी ने खाड़ी क्षेत्रों में कूटनीतिक तनाव को और अधिक गहरा कर दिया है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वॉशिंगटन के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका ईरान की सामरिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी की नीति के आगे नहीं झुकेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पारस्परिक सम्मान और हितों के आधार पर आगे बढ़ाने का पक्षधर है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत भी सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि यदि ईरान के साथ परमाणु समझौता संभव होता है तो वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व से सीधे वार्ता और संभावित मुलाकात के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया केवल कूटनीतिक समझौते की स्थिति में आगे बढ़ेगी। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में भी नई बहस को छेड़ दिया है। इसी क्रम में एक और गंभीर खुलासा सामने आया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के भीतर सैन्य अभियान चलाकर उसके संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने की एक संभावित योजना पर विचार किया था। हालांकि इसे उच्च जोखिम और संभावित मानव क्षति को देखते हुए अंतिम क्षणों में रोक दिया गया। दूसरी ओर लेबनान में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जाबल आमेल अस्पताल के पास में कई मिसाइलें दागी गईं, जिससे क्षेत्र में भय और अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं देर अमास क्षेत्र में तोपखाने की गतिविधियां लगातार जारी हैं, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन हमलों की जवाबी दावे भी किए गए। इन सभी घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है उभर कर सामने आता है कि क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है? क्या संभावित अमेरिका ईरान वार्ता इस तनाव को कम कर पाएगा, अथवा ये केवल एक कूटनीतिक विराम है जिसके पीछे एक और बड़े संघर्ष की भूमिका को तैयार किया जा रहा है? ये सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए और इसे समझते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर हाल फिलहाल के दिनों में सामने आई हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों से कुछ इसका हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात होगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी संभावना ना के बराबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा भारत को दिए गए सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट से जुड़े प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा गलियारों में तेज हलचल पैदा की है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में
राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट किया था कि रूस भारत के साथ मिलकर Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास और उत्पादन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस न केवल विमान निर्माण में साझेदारी के लिए इच्छुक है, बल्कि आवश्यक रक्षा तकनीकों को साझा करने के लिए भी तैयार है। पुतिन ने संकेत दिया है कि ये परियोजना पहले भी भारत को साझेदारी के लिए प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उस समय भारत की ओर से ये अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि रूस पहले परियोजना को आगे बढ़ाए और उसके बाद भारत की भागीदारी पर विचार किया जाएगा। अब रूस एक बार फिर से इस रणनीतिक सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में अग्रसर दिखाई दे रहा है। रूसी राष्ट्रपति Su-57 की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए इसे दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, उच्च गतिशीलता, उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम तथा मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता मौजूद है, जिससे यह विमान हवा, जमीन, समुद्री लक्ष्यों पर सटीक टारगेट करता है। इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब दुनिया के प्रमुख देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की दौड़ में शामिल हैं। अमेरिका का F-35 और चीन का J-35 पहले से ही इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है और अब रूस भारत सहयोग की संभावना इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक तीव्र बना सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेता है और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही स्वतंत्र नीति अपनाता है। उन्होंने भारत रूस संबंधों को ऐतिहासिक और रणनीतिक बताते हुए कहा कि साझेदारी समय के साथ और अधिक मजबूत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा और अधिक गति पकड़ रही है। उन्होंने भी संकेत दिया कि भारत रूस व्यापार भविष्य में $100 अरब के स्तर तक पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस भारत और चीन के संबंधों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध जटिल और संवेदनशील हैं, लेकिन संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान संभव है। उन्होंने भारत, चीन, रूस, त्रिपक्षीय मंच RIC और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय ढांचे के महत्व पर भी जोर दिया। पुतिन ने पाकिस्तान के संदर्भ में संतुलित टिप्पणी भी की। पाकिस्तान दोनों के साथ संबंधों को समझता है, इस प्रकार की बातें भी हुई, किसी एक पक्ष के प्रभाव में नहीं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान के लिए चीन के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के अपने अलग भूमिका पर निर्भर करता है। इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक रणनीतिक संतुलन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर अमेरिका भारत रक्षा सहयोग चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर रूस भारत के साथ गहरे तकनीकी और सैन्य सहयोग को पुनः परिभाषित करने की कोशिश भी कर रहा है। बता आपको ये भी दें कि कूटनीतिक संकेत भर हैं, जिसका वास्तविक स्वरूप भविष्य की वार्ता में तय होगा। लेकिन रूस ने भारत को जो सुखोई 57 का ऑफर दिया है, उस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत रूस रक्षा सहयोग पर एक नई पेशकश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव, तो दूसरी तरफ 4 साल से अधिक समय से जारी यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक नई कूटनीतिक पहल सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को एक खुला पत्र लिखा है और आमने सामने बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल को युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने भी इस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि यदि जेलेंस्की वास्तव में बातचीत चाहते हैं तो उन्हें मॉस्को आना होगा। करीब 1800 शब्दों के इस पत्र में जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन और रूस को अब शांति के लिए किसी तीसरे पक्ष, विशेष रूप से अमेरिका का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में अमेरिका का ध्यान ईरान और मिडिल ईस्ट संकट पर केंद्रित है, इसीलिए यूरोप में चल रहे इस युद्ध का समाधान इन दोनों देशों को मिलकर ही निकालना होगा। जेलेंस्की का मानना है कि स्थायी शांति केवल मॉस्को और कीव के बीच होगी और सीधा संवाद भी इनके ही बीच होना चाहिए। अपने पत्र में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन को एक तटस्थ देश में मुलाकात का प्रस्ताव दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड, तुर्की या किसी अरब देश के संभावित मेजबान के तौर पर बताया कि इन देशों में से कोई एक देश चुन लीजिए जहां पर हम दोनों नेता बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यदि बातचीत शुरू होती है तो यूक्रेन वार्ता की पूरी अवधि के दौरान पूर्ण युद्ध विराम के लिए हमें तैयार रहना होगा। साथ ही उन्होंने युद्ध बंदियों की अदला बदली और युद्ध से प्रभावित नागरिकों की वापसी जैसे मानवीय मुद्दों पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा है।
जेलेंस्की ने अपने पत्र में पुतिन पर तीखे राजनीतिक तंज भी कसे। उन्होंने कहा है कि रूस के नागरिक लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन की कमी, ड्रोन हमलों और युद्ध की आर्थिक कीमत से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि 26 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद पुतिन को अब इतिहास में अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए और युद्ध समाप्त करने के फैसलों से डरना नहीं चाहिए। जेलेंस्की ने दावा किया है कि संघर्ष किसी भी राजनीतिक मजबूरी का नहीं बल्कि पुतिन के व्यक्तिगत फैसले का परिणाम है। जेलेंस्की के इस कदम का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया है। पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठकर बातचीत कर लेंगे तो एक सकारात्मक महत्वपूर्ण बातचीत हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों को समझौते की दिशा में भी कुछ रियायतें देने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी ओर रूस की प्रतिक्रिया सावधानीपूर्ण रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने पुष्टि की है कि जेलेंस्की का पत्र प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि रूस बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में संवाद करना चाहते हैं तो उनको यहाँ आना पड़ेगा, मॉस्को हम कहीं जाएंगे नहीं। रूस ने संकेत दिया है कि वो अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष वार्ता को अधिक उपयुक्त मानता है, जबकि जेलेंस्की पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ना तो मॉस्को और ना ही कीव में ऐसी बैठक चाहते हैं। अब इस पर विश्लेषकों का ज्ञान क्या है वो भी जान लीजिए। ये पत्र केवल पुतिन के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और रूसी जनता के लिए भी संदेश है। ऐसे समय में जब अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, मिडिल ईस्ट का संकट वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना हुआ है, तो जेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए गंभीर है और शांति का रास्ता भी वो तलाश रहा है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अब भी कई बड़े मतभेद मौजूद हैं। युद्ध के मैदान में संघर्ष जारी है, लेकिन लंबे समय के बाद पहली बार दोनों देशों के टॉप लीडर्स, शीर्ष नेतृत्व आपस में प्रत्यक्ष बातचीत करने की संभावनाएं अब जताने लगे हैं। अब दुनिया की नज़र इस बातचीत पर टिकी है कि ये 3-4 साल से चल रहा युद्ध जैसे तैसे समाप्त हो जाए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या तैयार होता है रूस, पुतिन तैयार होते हैं क्या किसी तटस्थ देश में जाकर, तीसरे देश में किसी में जाकर ये बैठक करने को, क्योंकि खुले पत्र के बाद अब पुतिन टिके हुए हैं इस बात पर कि आपको आना पड़ेगा मॉस्को, यही बात होगी। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी और देखने वाली हैं। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति की भी बात होगी क्योंकि चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक मजबूत और स्वतंत्र नेता बताया, खुलकर प्रशंसा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था, हाल फिलहाल में, और सकारात्मक बयान दिए थे। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और कहा कि उन्हें पीएम मोदी बहुत पसंद है। इस प्रकार की तमाम बातें उन्होंने जो है कही अपने बयानों के माध्यम से। भारत लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों पर अपेक्षाकृत अधिक टैरिफ लगाता रहा, ये बात भी बाद में कही गई और इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। इसी सप्ताह के अमेरिकी डेलीगेशन भारत भी पहुंचा था, जहां दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में 4 दिनों तक लंबी बातचीत हुई। भारत के कमर्शियल मंत्रालय के अनुसार बातचीत सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई और दोनों देशों ने समझौता करने की इच्छा भी जताई है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिल सके। ट्रंप और मोदी की संभावित मुलाकात की अब चर्चा का विषय है। दरअसल ये मुलाकात दोनों नेता इस महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आमने सामने मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में व्यापार, रक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस बयान से ठीक एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत की खुलकर सराहना की थी। पुतिन ने कहा था कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पुतिन ने भी कहा था कि कई बार अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के साथ सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया अब ये समझ चुकी है कि भारत जैसा बड़ा और प्रभावशाली देश किसी भी बाहरी देश के दबाव के आगे झुकता नहीं है और ना ही वो झुकेगा। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने, ये बात भी कही गई। उसमें रक्षा की बात हुई, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, इन तमाम चीज़ों पर फोकस जो है वो पुतिन का रहा। जब वो प्रधानमंत्री मोदी की और हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे थे उस दौरान प्रशंसा के समय में। आपको बता दें कि भारत का रुख साफ रहा है कि वो किसी भी वैश्विक गुट का हिस्सा बनने के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है। ये कारण है कि भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत साझेदारी बनाए हुए है और रूस के साथ हुए अपने पारंपरिक संबंधों को वो आगे भी बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट की बात ही होगी क्योंकि वह तनाव बड़े पैमाने पर है और जारी तनाव के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से सुर्खियों में है।
ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी जानते हैं, हम लगातार बताते हैं आपको कि 20 से 25% जो तेल और गैस यहीं से गुजरता है। और ऐसे में टोल व्यवस्था लागू करने की चर्चा ने वैश्विक कूटनीति और ऊर्जा बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर निगरानी कड़ी कर दी है और कुछ मामलों में टोल वसूलने की बातें भी सामने आई हैं। ईरान का तर्क है कि युद्ध जैसे परिस्थितियों में समुद्री सुरक्षा निगरानी, नौहान व्यवस्था, खदान हटाने जैसे कार्यों पर भारी खर्च आता है, जिसे पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। ईरान के अनुसार ये कदम स्थायी नहीं बल्कि व्यवहारिक और अस्थायी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर कतर ने संतुलित रुख अपनाया है। शांग्रीला डायलॉग के दौरान कतर के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान की अस्थायी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से गलत ठहराना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने की वास्तविक लागत होती है। हालांकि उन्होंने भी स्पष्ट किया किसी भी स्थिति में टोल व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे। कतर लंबे समय से मध्य पूर्व में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और अमेरिका तथा ईरान दोनों से संवाद बनाए रखता है। अमेरिका इस व्यवस्था पर कड़ा विरोध जता रहा है। वॉशिंगटन का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क, किसी भी प्रकार का कोई टोल कोई भी नहीं देगा, ना भविष्य में हम ऐसा करने देंगे। ईरान को विवाद और खड़ा करना चाहते हैं तो करके देख लें। ये जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का यहाँ से परिवहन होता है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी इसी मार्ग से है और इसी मार्ग पे लगी रोक की वजह से ही आज ये उथल पुथल दुनिया में मची हुई है। महंगाई जो बढ़ा है वो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और वहाँ पे अगर टोल की बात ईरान अब कर रहा है तो इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर शुल्क वसूलने की छूट दी गई तो ये वैश्विक व्यापार नियमों के विपरीत है और एक खतरनाक उदाहरण बनेगा। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। एक तरफ ईरान सुरक्षा और आर्थिक ज़रूरतों का हवाला देकर अपनी नीति का बचाव कर रहा है, तो वहीं अमेरिका इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बता रहा है। कतर के मध्यस्थता ने इस बहस को एक नया आयाम दिया है, ये भी जान लीजिए। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान वार्ता के नतीजे तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये विवाद शांत होगा या वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर और बड़ा संकट हम आने वाले दिनों में देखेंगे और महसूस करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के महत्वपूर्ण कूटनीतिक वक्तव्यों के कारण चर्चा हो रही है। दक्षिण एशिया की जटिल भू राजनीतिक संरचना की, भारत चीन संबंध, पाकिस्तान चीन समीकरण, इन सभी पर बयान आए हैं और उनके बयान ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दिया है। पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को लेकर उस धारणा को खारिज कर दिया जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान पूर्णतः चीन के प्रभाव या नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जिसके चीन के साथ महत्वपूर्ण संबंध अवश्य हैं, लेकिन उसे केवल किसी एक शक्ति के अधीन माना जाना गलत है। पुतिन ने भी कहा है कि लगभग सभी प्रमुख देश चीन के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए केवल पाकिस्तान को संदर्भ में अलग करके देखना उचित नहीं है। इस क्रम में रूस के राष्ट्रपति भारत चीन संबंधों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी संवेदनशील हैं, जटिल हैं और बहुआयामी हैं, जिन्हें बाहरी हस्तक्षेप के बिना ही हल किया जाना चाहिए। पुतिन ने भी स्पष्ट किया है कि रूस का किसी भी प्रकार से इन द्विपक्षीय मुद्दों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ने ही सीमा विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही हल किया है और हल करने के पक्षधर भी हैं। पुतिन के अनुसार यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रूस के भारत और चीन दोनों के साथ स्वतंत्र और मजबूत संबंध है और इन दोनों द्विपक्षीय रिश्तों के बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है।